हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज के वीडियो स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 66 से। और ये क्वेश्चन राकेश यादव सर की बुक से एसएससी मैथमेटिक्स 9700 प्लस के कराए जा रहे हैं और चैप्टर रेशो एंड प्रोपोर्शन से लिए गए हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर 66 को देखते हैं कि किस तरीके का ये क्वेश्चन है। तो सबसे पहले क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ेंगे और उसके बाद उसको इक्वल टू इक्वल कॉन्सेप्ट से हल कर लेंगे। यही हमारा आसान तरीका है और ये पूरे मैथ के क्वेश्चनों को इजी बना देता है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 66। यदि क्रिकेट मैच के एक पारी में 3 खिलाड़ियों द्वारा कुल 361 रन बनाए गए हैं। देखो, कुल 361 रन बनाए गए हैं 3 खिलाड़ियों द्वारा। वे 3 खिलाड़ी है ए बी सी, यानी कि ए और बी व बी और सी के द्वारा बनाए गए रनों का अनुपात 3:2 है। तो देखो यहाँ पर क्वेश्चन को समझने की बात है। इसमें बताया गया है ए बी बी सी, इन दोनों कंडीशन के लिए सिर्फ रेशो का अनुपात दिया है 3:2। तो इसका मतलब है ए और बी द्वारा बनाए गए रनों का अनुपात 3:2 है, फिर बी और सी द्वारा बनाए गए रनों का अनुपात भी 3:2 है। तो ये चीज है इसके अंदर और यही हमें समझना है। हर क्वेश्चन की अपनी एक खास बात होती है, कोई ना कोई वीक पॉइंट छिपा होता है, उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन बहुत इजी हो जाता है। यही मैथ का तरीका है और इसी को मैं कहता हूँ क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़नी चाहिए सबसे पहले। तो देखो ए बी सी, ए और बी का रेशो है रनों का 3:2, फिर बी और सी का भी अनुपात 3:2। तो बहुत आसानी से इसको हम कर सकते हैं। अब पूछा है ए द्वारा बनाए गए रनों को ज्ञात करो। तो यहाँ पर हम इसको जेड पोजीशन के द्वारा इसको आसान कर लेंगे। देखो, इसकी गुना 3 की गुना और 2 की गुना करेंगे। इसे 3 तिये 9, 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4। तो यहाँ पर हमें ए बी सी के ओरिजिनल यानी कि एक्चुअल रनों का अनुपात हमें प्राप्त हो गया है। जो ए बी सी के रनों का अनुपात है 9, 6, 4 के रेशो में है। अब जैसे कि क्वेश्चन में बताया गया है कि तीनों खिलाड़ियों द्वारा कुल 361 रन बनाए गए हैं। तो हमारा तीनों खिलाड़ियों द्वारा कुल रनों का योग हो गया हमारा 6, 4, 10 और 9, 19। तो देखिए इक्वल टू इक्वल कॉन्सेप्ट से हम इसको हल कर लेंगे। 19 से 361 को डिवाइड करेंगे। 19 361 होता है, यानी कि 19 से ये हमारा 19 बार डिवाइड हो जाएगा। और अब हमसे पूछा गया है ए द्वारा बनाए गए रनों की संख्या। तो ए के अनुपात में इसकी गुणा करेंगे। 19 × 171। तो ए द्वारा बनाए गए रनों की संख्या है 171 और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए 171। अब हम क्वेश्चन नंबर 67 देखते हैं। यदि एक परीक्षा में पास हुए व फेल हुए छात्रों का अनुपात 25:4 है, यदि 5 छात्र और आ जाए व फेल हुए छात्र 2 कम हो जाए, तो पास हुए छात्रों व फेल हुए छात्रों का अनुपात 22:3 है। तो परीक्षा में आए छात्रों की संख्या ज्ञात करनी है। तो देखो, बहुत इजी तरीके से क्वेश्चन को हल कर सकते हैं हम। जैसे कि क्वेश्चन में बताया गया है कि परीक्षा में आए हुए छात्रों की संख्या हमें ज्ञात करनी है। और जैसे हमने क्वेश्चन की परिभाषा में पढ़ा है कि पहले परीक्षा में पास और फेल छात्रों का अनुपात 25:4 था। उसके बाद यदि 5 छात्र और आ जाए व फेल हुए छात्र 2 कम हो जाए, तो पास हुए छात्रों व फेल हुए छात्रों का अनुपात 22:3 हो जाता है। तो यही कुल छात्रों की संख्याओं को दर्शाता है कि 22 और 3 अनुपात हो जाता है। 22 पास हो गए और 3 के रेशो में वे फेल हो गए। यदि मैं पास और फेल को एक जगह जोड़ूंगा तो हमें कुल छात्रों का रेशो ज्ञात हो जाएगा। और जैसे कि मैंने बताया था कि क्वेश्चन की लैंग्वेज और उसको इक्वल टू इक्वल कॉन्सेप्ट से बहुत आसानी से कर लेते हैं। तो देखो, पास और फेल छात्रों के अनुपात का कुल मान है 22 और 3 25। अब देखो, इक्वल टू इक्वल से हम इसको हल कर लेंगे। जैसे कि मैंने बताया था, पास फेल की कुल संख्या हो गई हमारी अनुपात में 25 और हमें उनकी संख्या देखनी है 145 है या 150 है या 155 है या 1180 है, ये देखना है। जैसे कि मैंने बताया था, इक्वल टू इक्वल कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन को हल कर लेते हैं। तो हमारा रेशो का जो योग है वो
पास फेल का 25 है। तो इस प्रकार पास फेल के कुल विद्यार्थियों की संख्या हमें मालूम हो जाएगा कि इक्वल टू इक्वल से जो कट जाएगी संख्या वही हमारे विद्यार्थियों की संख्या है। तो 25 से हमारा 145 डिवाइड नहीं होता, 150 डिवाइड होता है। देख लीजिए ये रहा 25 ठीक है 150 हो गया। ये 155 भी डिवाइड नहीं होता, 1180 भी डिवाइड नहीं होता। तो परीक्षा में आए छात्रों की संख्या हो गई 150 और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है। वैसे मैं आपको इसको एक्स वाई के अकॉर्डिंग भी कर सकता हूँ इस क्वेश्चन को, लेकिन वो ज़्यादा लेंथी हो जाता है और हमें कंपटीशन में टाइम की बचाने की आवश्यकता होती है, इसलिए हमें नए नए तरीकों को और इस टेक्निक को यूज करना चाहिए। जैसे कि मैं आपको हर बार बताता हूं कि क्वेश्चन की लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन बहुत इजी हो जाता है, और वही मैंने किया है। क्वेश्चन की लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल कॉन्सेप्ट से ही इसको हल किया है। तो बहुत आसानी से हमें पता लग सकता है कि परीक्षा में पास और फेल कुल छात्रों की संख्या हो गई 150। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 68, एक पिता तथा पुत्र की वर्तमान आयु का योगफल 100 वर्ष है। देखो ये जो 100 वर्ष दिया गया है, पिता और पुत्र की आयु का योग है 100 वर्ष। 5 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 2:1 के अनुपात में था। तो देखो बहुत आसानी से हम कर सकते हैं। ये जो अनुपात है 2:1, यह 5 वर्ष पहले की आयु का अनुपात है। तो यहां पर मैं लिखूंगा पिता और पुत्र। पिता और पुत्र की आयु का अनुपात 2:1। ये कब की बात है? ये 5 वर्ष पहले की बात है, 5 वर्ष पूर्व। तो 10 वर्ष बाद पिता और पुत्र की आयु का अनुपात बताओ। तो देखो बहुत आसानी से कर सकते हैं हम क्वेश्चन को, लैंग्वेज से ही समझेंगे क्वेश्चन को। अब देखिए जैसे पिता पुत्र की वर्तमान आयु का योग 100 वर्ष है। अब प्रेजेंट में उनकी आयु का योग 100 वर्ष है। जैसे कि 5 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 2:1 था। तो देखो यहां से ही क्वेश्चन बन जाएगा 5 वर्ष पहले। तो हम देखते हैं कि 5 वर्ष पहले उनकी आयु का योग कितना रहा होगा, क्योंकि ये तो वर्तमान है। अब हमसे पूछा है कि 5 वर्ष पहले, ये दे रखा है उन्होंने 2:1 का रेशो, तो इसी रेशो के अकॉर्डिंग उनका योग कन्वर्ट कर लेंगे। देखो 5 वर्ष पहले 5 पिता के 5 बेटे के घट जाएंगे, यानी कि 10 साल घट जाएंगे। तो 5 वर्ष पहले दोनों की आयु का योग 90 वर्ष था, 90 वर्ष आ गया। और हमारा 5 वर्ष पहले आयु का अनुपातिक योग है 2 और 1 जोड़ेंगे 3 हो गया। देखिए इक्वल टू इक्वल, इक्वल टू इक्वल हो गया। ये भी 5 वर्ष पहले की आयु का योग है और यहाँ पर भी 5 वर्ष पहले की आयु का अनुपातिक योग है। तो 3 से काटूंगा मैं इसको, 30 बार कट जाएगा, 3 3 9 0। अब 5 वर्ष पहले पिता की आयु थी 30 दूनी 60 वर्ष और बेटे की थी 30 वर्ष। अब जैसे ही 5 इसमें जोड़ूंगा तो वर्तमान आयु आ जाएगी। 5 इसमें जोड़ूंगा 65 और 5 इसमें जोड़ूंगा 35। तो इनकी वर्तमान आयु आ गई है। और आप देख लीजिए वर्तमान आयु का योग भी हमारा हो गया 100 साल, 100 वर्ष। अब क्वेश्चन में पूछा है 10 वर्ष पश्चात पिता और पुत्र की आयु का अनुपात। तो 10 वर्ष बाद 10 और जोड़ेंगे 75, 10 जोड़ेंगे 45। तो ये है हमारा 10 वर्ष बाद। तो देखिए क्वेश्चन हल हो गया। तो यहाँ पर इनकी आयु का रेशो हमें ज्ञात करना है। तो जैसे कि आप काट सकते हैं, इसको छोटा कर सकते हैं, 15 3 45 और 15 5 75। तो 5:3 अर्थात 5:3 दोनों की आयु का अनुपात होगा, जो कि ये 10 वर्ष बाद का अनुपात है 5:3। और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है, ऑप्शन ए 5:3। क्वेश्चन नंबर 69 भी देखेंगे। यदि ए बी सी का रेशो 3 4 7 दिया है तो ए बी सी को जोड़कर उसके साथ जो रेशो सी दिया है, ये पूछा है ए प्लस बी प्लस सी रेशो सी का मान ज्ञात करो। तो सीधी सी बात है, ए बी सी की वैल्यू, ए की वैल्यू 3 है, बी की वैल्यू 4 है और सी की वैल्यू दी है अनुपातिक रूप में 7।
तो ए बी सी के जो रेशो दिया है 3 4 7 वो यहाँ पुट कर लेंगे और तब हमें इसका मान ज्ञात हो जाएगा। देख लीजिए, ए का 3, बी का 4, सी का मान हो गया यहाँ पर 7 और अनुपात में लेंगे यहाँ पर सी की वैल्यू रेशो में 7 है, 7 भरेंगे तो 7 और 4 11, 3 14 रेशो 7, तो 7 एकम 7 दूनी 14, 2 रेशो 1, तो यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा 2 रेशो 1। ऑप्शन ए है 2 रेशो 1। क्वेश्चन नंबर 70, ए बी सी की आय का अनुपात 1:3:4 है। देखो, ए बी सी की आय का अनुपात 1:3:4 है। यदि प्रत्येक की आय में क्रमशः 5%, 10% और 15% की बढ़ोतरी हो जाती है तो बढ़ी हुई आय का अनुपात ज्ञात करो। तो बहुत आसानी से कर सकते हैं। ये आय का अनुपात है, आय के अनुपात में ही हम परसेंट की वृद्धि कर देंगे तो बढ़ी हुई आय का अनुपात हमें ज्ञात हो जाएगा। देखो, ए की आय का अनुपात पहले था 1, अब उसमें 5% की वृद्धि हो गई तो अब हम इसको लिख सकते हैं, इसमें 105, 100 में जोड़कर लिखते हैं वृद्धि को 105%। और बी की आय में 10% की वृद्धि हो गई 110%। और सी की आय में 15% की वृद्धि हो गई 115%। तो देखिए, यहां से हमें उनकी बढ़ी हुई आय का नया रेशो ज्ञात हो जाएगा। अब इसको हल कर लेंगे। देखो, परसेंट से मैंने परसेंट हटाया, अब इसको हम आसानी से 5 से डिवाइड कर सकते हैं। 5 दूनी 10, 5 एकम 5 कट गया ये, इसको भी 5 से, 5 दूनी 10, 1 बच गया, 5 दूनी 10, तो 22 बार कटा। अब इसको काटेंगे 5 से, 5 दूनी 10 और 5 तिये 15। अब हम यहाँ पर इनको बिल्कुल एग्जैक्ट रेशो में ज्ञात कर लेंगे यहाँ से। तो देखो, 21 का रेशो ए का है और रेशो 22 तिये 66, बी का हो गया रेशो, सी का हो गया 23 चौका 92। तो देखिए, परसेंट वृद्धि के बाद उनकी जो आय है उस बढ़ी हुई आय का रेशो आ गया 21, 66 और 92 और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है। देखो, बहुत आसानी से मैथ के सारे क्वेश्चन हो जाते हैं। बस लैंग्वेज ही हमारा इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। लैंग्वेज को अच्छी तरह पढ़ो, अपने आप पता लगता चल जाता है। बस इसको ही समझना है, यही खेल है इसका और यही आसानी से किया जा सकता है। तो देखिए, बहुत आसानी से क्वेश्चन हल हो गया। 21, 66, 92 ऑप्शन सी हमारे क्वेश्चन का आंसर है। अब इसी तरीके से हम नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखते हैं। यदि ए और बी 3, 4 के अनुपात में है, ए बी, फिर बी व सी दिया है 12, 13 के अनुपात में, तो ए और सी का अनुपात पूछा है। तो देखिए, बहुत इजी तरीके से ए और बी का रेशो 3 व 4 है, फिर बी व सी का रेशो 12 और 13 है। तब इस प्रकार हमें ए और सी का रेशो ज्ञात करना है। तो देखो, ए और सी का रेशो हमें ज्ञात करना है, यानी कि पहले वाले और बाद वाले मान का रेशो ज्ञात करना है। पहले वाला ए है, बाद वाला सी है। तो देखिए, जब पहला और बाद आ जाए तो बहुत इजी तरीके से क्वेश्चन हल कर सकते हैं। पहले वालों की गुना करेंगे, बाद वाले की गुना करेंगे, ऐसे कर लेंगे तो हमें ए और सी का रेशो हमें ज्ञात हो जाएगा। देखो, 12 तिये 36 तो हो गया ए का, और सी का रेशो हो गया 13 चौका 52 हो गया सी का, और बस पहले और लास्ट वाले का रेशो हमें ज्ञात हो जाएगा। अब हम इसको आसानी से काट सकते हैं। 4 नम 36 और 4 से 13 बार कटेगा ये, तो 9:13 हमारे क्वेश्चन का आंसर है। देखो, 4 नम 36, 4 एकम 4 ते 12, तो 9:13 दिए गए क्वेश्चन का आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 72, 2/3 ए बराबर 75% का बी बराबर 0.6 का सी, तब ए बी सी का रेशो ज्ञात करो। तो देखो, बहुत इजी क्वेश्चन है, इसको सही रेशो में लिख लेंगे तब हमें ए बी सी का रेशो ज्ञात हो जाएगा। देखो, ए का 2/3 बराबर है 75% बी का, तो 75% को हम लिख सकते हैं 3/4 ऑफ बी बराबर 0.6 को लिख सकते हैं
0.6 को लिख सकते हैं पॉइंट हटाकर बटे 10, 2 3 6 2 5 10, 3/5 ऑफ सी ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पर। अब हमें ए बी सी का रेशो ज्ञात हो जाएगा। देखो ऊपर की संख्याओं का एलसीएम से इन्हें हम भाग कर देंगे, तब हमें ए बी सी का रेशो ज्ञात हो जाएगा। तो ऊपर की संख्या 2 3 3 का एलसीएम हो गया 2 3 व 3 का एलसीएम हो जाएगा हमारा 6। अब 6 से भाग कर देंगे इन्हें, इसको भी भाग करेंगे 6 से और इसको भी 6 से भाग करेंगे। अब जैसे हम इसे हल कर रहे होंगे तो हमारा ए बी सी का रेशो ज्ञात हो जाएगा। 2 3 6 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6। तो ए बी सी का रेशो में मिल गया ए का बटे का मान बनाओ 3 3 9, ए का रेशो हो गया 9 अनुपात 4 दूनी 8, बी का रेशो हो गया 8 और सी का रेशो हो गया 5 दूनी 10 और ये हमारी ए बी सी का रेशो है। बहुत आसानी से क्वेश्चन को हल किया जाता है। अब देखो बहुत इजी तरीके से ये क्वेश्चन भी हल होगा। 3 कक्षाओं में छात्रों की संख्याओं का अनुपात 2:3:4 है। यदि प्रत्येक कक्षा में 12 छात्रों की वृद्धि हो जाती है तो नया अनुपात 8 11 14 हो जाता है। तो आरंभ में छात्रों की संख्या कितनी थी? तो देखो पहले 2 अनुपातिक मान से हमारे क्वेश्चन का मान आ जाएगा। देखो 3 कक्षाओं में छात्रों की संख्याओं का अनुपात 2:3 था। पहली 2 कक्षाओं से ही निकाला जा सकता है ये बहुत आसानी से। और जैसे ही 12 छात्रों की वृद्धि हो जाती है, प्रत्येक कक्षा में 12 छात्रों की वृद्धि होती है तो नया अनुपात 8 11 14। तो यहाँ से भी पहले 2 रेशो ही लेंगे, 8:11 हो जाता है। तो आरंभ में छात्रों की संख्या ये पूछा है, आरंभ में छात्रों की कुल संख्या का मान। तो देखो क्रॉस मल्टी के अंतर से हल कर लेंगे। क्रॉस मल्टी का अंतर हो जाएगा 11 दूनी 22 और 8 3 24। देखो 24 माइनस 22 तो बचे क्या है 2, 2 शेष बचेगा, 2 से इसको भाग करेंगे और जो यहाँ का अंतर है 8 व 11 का अंतर 3 बैठता है। 8 व 11 का अंतर 3 से हम इसको गुणा कर लेंगे तो ये हो गया 12 3 36 को 2 से भाग करेंगे 18 बार कटेगा। तो देखिए 12 3 36 को 2 से भाग करेंगे 18 बार कटता है। अब हमसे पूछा है आरंभ में कुल छात्रों की संख्या कितनी की? 2 3 5 4 9, कुल छात्र थे 9। अब 9 में हमने 18 की गुणा कर दी तो यहाँ से कुल छात्रों की संख्या ज्ञात हो जाएगी 18 9 162 और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है 162। ऑप्शन है 162।